अभी मैंने शुरू भी किया था। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इसको पढ़ने के पहले थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है। कोल माइन रेगुलेशन 2017 कब बना? तो कब बना? 27 नवंबर 2017 को बना। ठीक है, जो हो तो लिखते भी चलना, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है, कुछ छोड़ना नहीं है जब कॉपी होगी तो। कब बना? 27 नवंबर 2017 को। कितने सालों के बाद बना? तो 60 सालों के बाद बना। ठीक है। कौन से रेगुलेशन के बाद बना? इसके पहले कौन सा रेगुलेशन था? तो कोल माइन रेगुलेशन 1957। कोल माइन रेगुलेशन में टोटल कितने रेगुलेशन है? तो टोटल 260 रेगुलेशन। ठीक है। कोल माइन रेगुलेशन माइन एक्ट 1952 के सेक्शन किसके आधार पर बनता है? तो सेक्शन 57 के आधार पर बनता है। ठीक है। एक्ट रूल और रेगुलेशन कौन बनाता है? तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि यहाँ की इंट्रोडक्शन में दिया गया है। ठीक है। ऑब्सली गैजेट में कब कब इसका प्रस्ताव रखा गया? तो 20 अक्टूबर 2011 को। ठीक है। अब इसका चैप्टर पहला है प्रीलिमिनरी, जिसमें है सारांश। मतलब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसको क्या कहते हैं, कोल माइन रेगुलेशन क्या बताता है, इसके बारे में। तो अपना रेगुलेशन पहला है शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटेंट। दिस रेगुलेशन में बी कॉल्ड कोल माइन रेगुलेशन 2017। इस रेगुलेशन को अपन क्या कहते हैं? तो कोल माइन रेगुलेशन 2017 पूछता भी है। दे शेल बी फोर्स इनटू पब्लिकेशन ऑफिशियल गैजेट, जो कि मैंने बताया 27 नवंबर 2017। दे शेल बी एक्सटेंड होल कोल माइंस, ये सिर्फ भारत के कोल माइंस में लागू होता है। क्वेश्चन भी आता है। तो ये ना मेटल माइंस में लागू होता और ना ही ऑयल माइंस में। ये सिर्फ भारत की पूरी कोल माइंस में लागू होता है। ठीक है। मेटल माइंस के लिए एमएमआर बना है और कोल माइंस के लिए कोल माइन ऑयल माइन रेगुलेशन अलग से बनाया गया है। तो क्वेश्चन भी बनता है कि कोल माइन रेगुलेशन कहाँ लागू होता है? तो सिर्फ कोल माइंस में लागू होता है। दे एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, मतलब भारत की सभी कोल माइंसों में लागू होता है। तो यहाँ से आपके जो रेगुलेशन फर्स्ट है वो पूरा होता है। जो भी क्वेश्चन है उसको बनाते चलेंगे। ठीक है। सीएमआर का फुल फॉर्म है कोल माइन रेगुलेशन 2017। कहाँ लागू होता है? दूसरा क्वेश्चन। तो सिर्फ कोल माइंस में लागू होता है, भारत की सभी कोल माइंस में लागू होता है। इसके बाद आपका सेकंड है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपकी जो इम्पोर्टेंट है, जो कि आती है पेपर में पूछते हैं, इसलिए चैप्टर सेकंड क्या है डेफिनेशन के बारे में। इसको पढ़ते हैं। अबेंडमेंट वर्किंग मीन्स सच वर्किंग हैज़ बी अबेंडमेंट विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, मतलब ऐसी वर्किंग जिसको परमानेंट क्लोज कर दिया गया और फ्यूचर में उसमें दोबारा काम नहीं किया जाएगा। ऐसी वर्किंग को अपन कौन सी वर्किंग कहते हैं? अबेंडमेंट वर्किंग। अपना बी है अबेंडमेंट माइन मिथेन, AMM। तो पेपर में इसका फुल फॉर्म आता है। AMM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो पता होना चाहिए, अबेंडमेंट माइन मीथेन। ठीक है। होता क्या है, जब कोल सीम में मीथेन गैस पाई जाती है, उसको जब अपन नेचुरली निकालते हैं, ओकर करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अबेंडमेंट माइन मीथेन। तो यहाँ से आपका इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा ज़्यादातर। अगला है तीसरा एक्ट। तो एक्ट का मतलब क्या होता है? माइन एक्ट 1952। फिर अप्रूव सेफ्टी लैंप है, अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च। तो इससे आप लोग याद रखेंगे, सेफ्टी लैंप एंड इलेक्ट्रिक टॉर्च मैन्युफैक्चर सच टाइप ऑफ चीफ इंस्पेक्टर में फॉर्म इन द टाइम स्पेसिफाइड जनरल स्पेशल ऑर्डर। मतलब आपको पूछेगा अप्रूव सेफ्टी लैंप है, अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है? तो जिसको चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव किया गया हो। क्वेश्चन भी बनता है, अप्रूव सेफ्टी लैंप और इलेक्ट्रिक टॉर्च क्या होता है या किसके द्वारा अप्रूव रहता है? तो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जिसको अप्रूव किया गया हो। ठीक है। ऐसे लैंप को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रूव सेफ्टी लैंप और या अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च कहते हैं, जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने अप्रूव किया हो। अगला अपना है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर की हेल्प के लिए रखा जाता है, सबसे पहला काम। दूसरा इसका काम पूछता है, तो इसका काम होता है खदान को कंट्रोल करना। यहाँ पे दिया हुआ है कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजर के काम, चार काम होते हैं। खदान को मैनेजमेंट करना, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, चार शब्दों में याद रखिए। मैनेजमेंट, कंट्रोल,
तीसरा सुपरविजन और चौथा डायरेक्शन। 4 काम होते हैं, ठीक है। पूछता भी है मैनेजर के काम क्या है, तो मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन। असिस्टेंट मैनेजर मीन्स अ पर्सन मैनेजर सर्टिफाई अपॉइंटेड बाय द राइटिंग ऑफ ओनर एजेंट मैनेजर। इसको कौन अपॉइंट करता है, तो ओनर एजेंट अपॉइंट करते हैं। और मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को, असिस्टेंट मैनेजर मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन का काम करता है, जो कि मैंने बताया, ठीक है। एंड हु होल्ड अ रैंक इमीडिएटली बिलो द मैनेजर, और ये मैनेजर के से बिलो रैंक का होता है, पर ओवरमैन और सरदार से क्या होता है, ये सुपीरियर होता है, ठीक है। ये एक ऑफिशियल पर्सन होता है। अगला है अपना ऑक्सिलरी फैन मीन्स द फोर्सिंग और एक्सॉस्ट फैन। मतलब ऑक्सिलरी फैन फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी हो सकता है, मतलब वो हवा अंदर फेंकने के लिए भी यूज कर सकते हैं और बाहर निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं, जो कि अपन बिलो ग्राउंड में यूज करते हैं। होल मेनली फॉर द वेंटिलेशन मोर देन फेस फॉर्मिंग अ वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुँचाने के लिए ऑक्सिलरी फैन का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है कि ऑक्सिलरी फैन क्या है, फोर्सिंग एग्जॉस्ट दोनों हो, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं अपन, तो एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुँचाने के लिए, एक से ज़्यादा फेस में हवा पहुँचाने के लिए अपन ऑक्सिलरी फैन लगाते हैं। एक अपना होता है बूस्टर फैन, साथ में बता देता हूँ, आगे दिया है। तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुँचाने के लिए अपन बूस्टर फैन का उपयोग करते हैं। उसके नाम में ही है बूस्ट करना, है ना। तो एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुँचाने के लिए अपन बूस्टर फैन का उपयोग करते हैं। ये फोर्सिंग भी हो सकता है और एग्जॉस्ट भी हो सकता है, दोनों बूस्टर फैन भी, ठीक है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप लोग। फिर अपना है एवरेज आउटपुट दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं। एनी माइन मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जो कि क्वेश्चन भी बनता है कि एवरेज आउटपुट कहाँ से लिया जाता है, तो फाइनेंशियल ईयर से लिया जाता है, पिछले साल के। क्या होता है, माइंस का जितना प्रोडक्शन होता है, टारगेट दिया जाता है कि महीने में इतना आपको प्रोडक्शन करना है ना। जो भी है उनमें मान लो साल भर में फॉर एग्जांपल 6000 टन किया, ऐसे एग्जांपल के लिए है ना, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसका मंथली प्रोडक्शन आ जाएगा। यही उसका क्या होता है, एवरेज आउटपुट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। जितना भी साल भर का प्रोडक्शन है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाता है, मंथली प्रोडक्शन। और इसको कहाँ से लिया जाता है, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्वेश्चन आया भी था, तो पिछले साल से इसको लिया जाता है, ठीक है। फिर अगला है अपना बैंक्समैन। बैंक्समैन का काम क्या होता है, सिग्नलिंग देने का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, बैंक्समैन का काम सिग्नलिंग देने का, ठीक है। यह शाफ्ट या इंक्लाइन के कहाँ पर रहता है, टॉप में, ठीक है। शाफ्ट या इंक्लाइन के टॉप में, शाफ्ट इंक्लाइन रास्ता होता है उसके कहाँ रहता है, टॉप में। एक होता है अपना ऑन सीटर। ऑन सीटर कहाँ बैठता है, तो शाफ्ट या इंक्लाइन के बॉटम में। क्वेश्चन भी आता है बैंक्समैन कहाँ पे रहता है, तो आप लगाएंगे पिट टॉप या टॉप में, है ना। काम क्या होता है, सिग्नलिंग देने का, जब भी ऊपर से नीचे किया जाता है, ठीक है, या पर्सन को ऊपर से नीचे किया जाता है। तो आप इससे याद रखेंगे कि कहाँ पे रहता है, टॉप ऑफ शाफ्ट एंड इंक्लाइन, ठीक है। और ऑन सीटर कहाँ रहेगा, बॉटम इन शाफ्ट या इंक्लाइन, ठीक है। दोनों में साथ में बताते चलता हूँ, आगे दिया भी है। यहाँ बूस्टर फैन दिया है, जो कि मैंने बता दिया, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हवा पहुँचाने के लिए अपन बूस्टर फैन का यूज करते हैं। अगला है अपना कोल। कोल क्या होता है, जिनमें कार्बन के प्रतिशत ज़्यादा होता है वही कोल होता है, जो कि इसमें दिया भी हुआ है, कार्बोनेट मैटर। कोल अपने 4 टाइप के होते हैं, आप याद रखेंगे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कोल पाया जाता है, तो बिटुमिनस 99% और 1% पाया जाता है एंथ्रासाइट, जो कि अच्छी क्वालिटी कोल होता है, असम साइड पाया जाता है, ठीक है। तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा कौन सा कोल पाया जाता है, बिटुमिनस। कोल आर 4 टाइप्स। कोल के क्या क्या टाइप्स है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोल, कोल आर 4 टाइप्स, उसके नाम भी आपको याद रहेंगे। सबसे अच्छी क्वालिटी कोल होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। इसकी सीरीज एमसीक्यू में दी है, अभी मिल जाएगी किस टाइप से है। अगला है कोल माइन मिथेन। इसका फुल फॉर्म जरूर आता है पेपर में, CMM लिख के आता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म, तो याद रखेंगे कोल माइन मिथेन, ठीक है। यहाँ पे दिया भी हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन में बनाऊंगा, ठीक है।
माइन के किसी भी पार्ट से नेचुरल गैस को रिकवर करने का जो काम होता है उसे क्या कहते हैं, कोल माइन। अगली डेफिनेशन है कमेटी। तो कमेटी अपनी माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के आधार पर बनाई जाती है। कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, ये हम जब एक्ट पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिटेल में, जब सेक्शन 12 पढ़ाएंगे। अभी इतना जानिए कमेटी क्या होता है। तो कमेटी माइन एक्ट 1952 के सेक्शन 12 के आधार बनाई जाती है। अगला है कॉम्पिटेंट पर्सन, इसको ध्यान से सुने। Competent person in a relation of any work, any machinery, plant, equipment mean a person who has attained the age of 20 year। ठीक है, मतलब ऐसा आदमी जिसको किसी भी काम में लगाया गया हो और उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर। ठीक है, आपसे पूछेगा कॉम्पिटेंट पर्सन की एज कितनी होगी, तो याद रखेंगे कितनी होगी, 20 ईयर। तो अपन उसको क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, जिसको अपॉइंट किया हो किसने, मैनेजर ने अपॉइंट किया हो। ठीक है, सुपीरियर देन द मशीनरी प्लांट, किसी भी काम के लिए है ना, और वो कितने साल का हो, 20 साल का हो। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर कौन कौन आते हैं, क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट फायरर भी अपना एक क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन, ये लिखा है यहाँ पे। शॉर्ट फायरर भी क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन। ये क्वेश्चन बहुत आया है कि शॉर्ट फायरर क्या है, किस टाइप का पर्सन है, शॉर्ट फायरर क्या है, कॉम्पिटेंट पर्सन। दूसरा, कॉम्पिटेंट पर्सन की एज क्या होगी, तो कॉम्पिटेंट पर्सन की एज क्या होगी, 20 ईयर, जिसने 20 साल पूरा कर लिया है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन। अगला है अपना कॉन्ट्रैक्टर, जो कि नया आया है कोल माइन रेगुलेशन 2017 में। कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार। ठेकेदार के बारे में सभी जानते हैं। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ये कब, तो ये कोल माइन रेगुलेशन 2017 में नया जोड़ा गया है कॉन्ट्रैक्टर, पहले नहीं था कोल माइन रेगुलेशन 1957 में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर काम होता है वर्करों को लाना, अथॉरिटी को लाना और काम में लगाना अपने अंडर में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर है अपना इम्पोर्टेंट डीप होल। तो डीप होल किसको कहेंगे, जो मोर देन 3 मीटर होल हो, मोर देन 3 मीटर होल, 3 मीटर से ज़्यादा गहरे होल को क्या कहते हैं, डीप होल। और दूसरा इसको क्या कहते हैं, अपन पूछता है डीप होल ब्लास्टिंग क्या है, तो मोर देन 3 मीटर होल। ठीक है, या व्हाट इज़ डीप होल, तो 3 मीटर से ज़्यादा गहरे होल को क्या कहते हैं, डीप होल, माइन की भाषा में। ठीक है, डिज़ाइनर नहीं है, पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। डिसकंटिन्यू वर्किंग मीन्स वर्किंग माइन हैव बी डिसकंटिन्यू फॉर एनी रीजन एंड बट लाइकली टू बी वर्क एंड अगेन, मतलब डिसकंटिन्यू मतलब किसी कारणवश मान लो काम को रोक दिया गया है। ठीक है, और आगे वहाँ पे काम शुरू किया जा सकता है या आगे वहाँ काम किया जा सकता है। डिसकंटिन्यू मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया है ना, फिर उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसी वर्किंग को अपन क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यू वर्किंग। अगला है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, उसके बारे में सभी जानते हैं। कलेक्टर जो कि यूपीएससी से होते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिसयूज वर्किंग भी डिसकंटिन्यू वर्किंग की जैसे होता है। मीन्स सच वर्किंग माइन वेयर वर्क हैज़ बीन टेम्पररी स्टॉप, मतलब काम अपन ने क्या किया है, किसी कारणवश टेम्पररी स्टॉप किया है और बाद में वहाँ अपन क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी वर्किंग को क्या कहते हैं, डिसयूज वर्किंग। अगला एक्सप्लोजिव पूछता भी है। एक्सप्लोजिव मीन्स द साइन द एक्सप्लोजिव एक्ट 1884। ठीक है, एक्सप्लोजिव एक्ट है जो 1884, वही क्या कहलाता है, अपना एक्सप्लोजिव के बारे में बताता है, जो कि अपन पढ़ेंगे आगे। एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 अभी नाम से आप याद रखें। एक्सप्लोजिव मीन्स एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 कब बना पूछता है, तो एक्सप्लोजिव एक्ट कब बना, 1884 में। अगला है फेस। फेस का मतलब होता है मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस इन बाय इंड गैलरी रोडवे ड्रिफ्ट, मतलब किसी भी काम का आगे बढ़ता हुआ सिरा, जैसे कि इन बाय इंड, गैलरी, रोडवे, ड्रिफ्ट। ठीक है, 4 शब्दों में याद रखिए, ये सब क्या होते हैं, फेस होते हैं। गैलरी, इन बाय इंड, रोडवे, ड्रिफ्ट और किसी भी काम का आगे बढ़ता हुआ सिरा। ठीक है, गैलरी, रोडवे, ठीक है, इंड बाय इंड, इन बाय इंड और ड्रिफ्ट, ये चारों यहाँ पे दिया हुआ है। गैलरी, रोडवे, ड्रिफ्ट और इन बाय इंड, ये चारों क्या होते हैं, अपने फेस होते हैं। आता भी है व्हाट इज फेस, तो लगा के आएंगे। फायरी सीम, ऐसी सीम जो वहाँ पे क्या लगा हुआ है, जो कि माइन बाउंड्री के अंदर आती है और वहाँ क्या लगी हुई है, लगातार आग लगी हुई है। ठीक है,
ऐसी सिम जो कि माइन बाउंड्री के अंदर आती है और वहाँ क्या लगा हुआ है, आग लगा हुआ है। फायरी सिम में सिम विच फायर स्पॉन्टेनियस हीटिंग एक्सीजिंग वर्किंग बिलो ग्राउंड और ओपन कास्ट वर्किंग लाइफ इन अ माइन, मतलब चाहे वो ओपन कास्ट खदान हो चाहे अंडरग्राउंड खदान हो, ठीक है। ऐसी कोई भी सिम जहाँ पे क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग और जो माइन बाउंड्री के अंदर आती है, ऐसी सिम को अपन क्या कहते हैं, फायरी सिम। अगला है फाइनेंशियल ईयर, जो कि आता है मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का समय, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल मतलब 1 अप्रैल से लास्ट डे ऑफ मार्च मतलब 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो याद रखेंगे फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च के समय को क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अगला है अपना फ्लेम प्रूफ इनक्लोजर सेल बी मीनिंग डिफाइन अंडर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी मतलब सिया 2010 में अपन पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा समझा देता हूँ फ्लेम प्रूफ क्या होता है और इंस्टिंक्टिवली सेफ क्या होता है। ठीक है, तो जो भी बड़ी मशीनें होती हैं खदान में वो सब क्या होती हैं, फ्लेम प्रूफ होती हैं। इंस्टिंक्टिवली सेफ क्या होता है, जैसे सिग्नलिंग बेल, ठीक है, 30 वोल्ट से जिसमें कम यूज होता है, सिग्नलिंग बेल, ये सब क्या होता है, इंस्टिंक्टिवली सेफ। ठीक है, अब पूछोगे एक्सप्लोडर, ये भी क्या होता है, इंस्टिंक्टिवली सेफ। जितनी भी बड़ी मशीनें हैं वो क्या हैं, फ्लेम प्रूफ। आपके फ्लेम सेफ्टी लैम्प को पूछेंगे आप क्या है, अरे जो टॉर्च रहती है वो क्या रहती है, तो ना फ्लेम प्रूफ रहती है ना इंस्टिंक्टिवली सेफ रहती है। ठीक है, जितनी भी बड़ी मशीनें वो क्या रहती हैं, फ्लेम प्रूफ। सिग्नलिंग बेल हो गया, एक्सप्लोडर हो गया, ये सब क्या होते हैं, इंस्टिंक्टिवली सेफ, ताकि इसमें आग ना लग सके। ठीक है, बड़ी मशीनें क्या रहती हैं, फ्लेम प्रूफ, ताकि उसमें आग ना लग सके। आगे डिटेल में आगे पढ़ेंगे सिया में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 जो कि आगे पढ़ेंगे। अगला है फॉर्म, फॉर्म मीन्स द फॉर्म में भी स्पेसिफाई द चीफ इंस्पेक्टर अंडर रेगुलेशन, फॉर्म जो कि आगे दिया हुआ है, फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म है, फॉर्म बी, फॉर्म सी, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अनुमोदित रहता है। गैस क्या होता है, सब जानते हैं गैस क्या है, भाप है, वेपर है। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, फ्यूम एंड वेपर क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है गैसी सीम माइंस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री माइंस किसे कहेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गैसी सीम फर्स्ट डिग्री माइंस के बारे में आगे समझते हैं। गैसी सीम फर्स्ट डिग्री मीन्स द कोल सीम पार्ट देयर फॉर विथ इन अ माइन नॉट बीइंग ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग अंडरग्राउंड माइंस में अपन गैसी सीम को बांटते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री से सीम को बांटते हैं 3 डिग्री में अंडरग्राउंड माइंस में, और किसके बेसिस में बांटते हैं, तो मीथेन के बेसिस में। ठीक है, जितने परसेंट वहाँ क्या पाई जाती है, मीथेन। एक्चुअली द डिटेक्टेड माइन नॉट बी ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक है, and generally the body of air place working below ground when a percentage of inflammable gas, if when detected the general body of does not exceed 0.1% and rate of emission such does not exceed 1 cubic meter per ton coal production, not exceed, है ना। तो फर्स्ट डिग्री माइंस किसको कहेंगे, जब अपन करेंगे इसका वो, तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में, ठीक है, मीथेन का परसेंट 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 0.1%। ठीक है, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से 1 क्यूबिक मीटर से नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1 क्यूबिक मीटर। ऐसी माइंस को अपन क्या कहेंगे, फर्स्ट डिग्री माइंस। ठीक है, समझ गए। तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में पूछेगा तो 0.1% से ज़्यादा नहीं, मतलब नॉट मोर देन। ठीक है, और अगर पूछता है आपका कि कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से, तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसी माइंस को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री माइंस। अगला है सेकेंड डिग्री माइंस, तो सिंपल यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ एयर में मीथेन का परसेंट 0.1% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से
1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी माइंस को क्या कहेंगे अपन, सेकेंड डिग्री माइंस। ठीक है, फर्स्ट डिग्री हो गया, सेकेंड डिग्री हो गया, अगला है अपना थर्ड डिग्री माइंस। इसमें जनरल बॉडी ऑफ एयर नहीं होता, सिर्फ कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से लेते हैं, जो कि 10 क्यूबिक मीटर से क्या होना चाहिए, ज़्यादा, मोर देन 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को याद रखेंगे। एक बार और बताते हैं, फर्स्ट डिग्री को याद ध्यान सुनिए, जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से कम, कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से याद रखेंगे 1 क्यूबिक मीटर से भी कम, लेस देन। ठीक है, लेस देन ये फर्स्ट डिग्री हो गया। सेकंड डिग्री की बात करेंगे तो जनरल बॉडी ऑफ एयर में 0.1% से ज़्यादा, मतलब मोर देन। ठीक, कोल पर टन प्रोडक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पर 10 क्यूबिक मीटर से कम, मतलब 1 और 10 के बीच में। फिर थर्ड डिग्री माइंस की अगर बात करें, जिसमें सिर्फ कोल पर टन प्रोडक्शन होता है और जो कि क्या होता है 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मोर देन 10 क्यूबिक मीटर, ऐसी माइंस को क्या कहेंगे अपन, थर्ड डिग्री माइंस। ठीक है, यहाँ तक कोई आगे चलते हैं इसमें। अगला है अपना गोफ, मीन्स एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड माइंस, मतलब बिलो ग्राउंड माइंस के भी ऐसा ऐसा कोई भी वर्किंग पार्ट जहाँ से पिलर को कट कर लिया गया है। ठीक है, और वो अब जगह क्या है, खाली है, जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। ठीक है, ऐसे खाली एरिया को क्या कहते हैं अपन, गोफ कहते हैं। ठीक है, मीन्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड वेयर अ पिलर ऑफ पार्ट देयर फॉर ऑन इन द केस ऑफ लॉन्ग वॉल वर्किंग एंड केस बीन एक्सट्रैक्टेड बट विच नॉट वर्किंग प्लेस। ठीक है, मतलब अब वहाँ से कोयला निकाल गया, वो जगह खाली होगी, अब वहाँ पे अपन क्या वर्किंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे को अपन क्या कहते हैं, गोफ कहते हैं। ठीक है, माइन की भाषा में। अगला है होल रोड, होल रोड के बारे में आगे भी पढ़ेंगे ओपन कास्ट वर्किंग में। मीन्स द पैसेज और रोड मेंटेन यूज फॉर द कनेक्शन विथ वर्किंग ओपन कास्ट माइंस की रोड होती है, क्या होती है, इसका ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे 1:60 इसका ग्रेडियंट है। ठीक है, कितना एंगल होना चाहिए, ओपन कास्ट वर्किंग में पढ़ेंगे। अगला है HEMM, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। HEMM को क्या होता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। HEMM का फुल फॉर्म आता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ठीक है, मीन्स मशीनरी यूज ओपन कास्ट माइन, जो कि अपन ओपन कास्ट माइन में मशीन यूज करते हैं, जैसे ड्रिलिंग के लिए, ड्रैग लाइन, रीपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, बस एक शर्त होना चाहिए, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी में कौन आएगा, तो जिसका डायमीटर क्या हो, 50 mm से ज़्यादा हो, मतलब कोई भी ऐसी मशीन जिसका डायमीटर 50 mm से ज़्यादा हो, मोर देन 50 mm। 50 mm से ज़्यादा डायमीटर की मशीन काहे में आती है, HEMM में आती है, क्वेश्चन भी बनता है। तो 50 mm से ज़्यादा डायमीटर की मशीन है ना, ये लिखा भी है 50 mm से मोर देन HEMM में आती है। अगर इंक्लाइन, इंक्लाइन क्या होता है, ये एक रास्ता होता है। ठीक है, बिलो ग्राउंड माइंस में आगे पढ़ेंगे। इंस्ट्रिंसिकली शेप क्या होता है बता दिया हूँ, द मीनिंग डिफाइन अंडर सेंटर सिया में पढ़ लेंगे। ठीक है, इंसेक्ट क्या होता है, रास्ता होता है, मीन्स लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है उतरने के लिए। एग्जावेशन देयर फॉर बिटवीन द बॉटम एंड द शाफ्ट, बॉटम और शाफ्ट के बीच में बनाया जाता है ये इंसेक्ट। ठीक है, मशीनरी का मतलब क्या है इसमें दिया हुआ है, एनी लोकोमेटिव स्टेशनरी मशीनरी, हम इसको आगे पढ़ लेंगे, अभी जहाज पढ़ना जरूरी नहीं है। फिर मैनेजर को आगे पढ़ लेंगे, रेगुलेशन 27 मैनेजर क्या होता है। फिर मटेरियल क्या होता है, तो कोल, हाँ ये क्वेश्चन बनता है। मटेरियल क्या होता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, तो कोल, स्टोन, डेब्रिस एंड एनी अदर मटेरियल। ठीक है, कोल भी मटेरियल में आएगा, स्टोन भी और डेब्रिस ईंटें वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, मटेरियल के अंदर आते हैं। पूछता है मटेरियल के अंदर आता है कि नहीं, तो सभी आते हैं। ठीक है, इंक्लूड कोल, स्टोन, डेब्रिस एंड एनी अदर मटेरियल, जो कुछ भी है। माइन क्या होती है, ठीक है, फॉर अ पर्पस ऑफ चैप्टर 4 अंडर दिस रेगुलेशन ऑल एग्जावेशन विद इन माइन बाउंड्री ऑल
प्लांट मशीनरी वर्क डिफाइन हैज द सब रेगुलेशन 1 2। इसको आगे पढ़ेंगे माइन के बारे में। माइन क्या होती है कि माइन क्या होती है, माइन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ओपन कास्ट अंडरग्राउंड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ओपन कास्ट माइंस क्या है, अंडरग्राउंड माइंस क्या है। ठीक है, माइन क्या होता है। ठीक है, तो मिनरल को एक्सट्रैक्शन करना इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली, ठीक है, अंडर द अर्थ, इट इज कॉल्ड माइन। आगे पढ़ेंगे मिस फायर क्या होता है। मिस फायर आगे रेगुलेशन दिया हुआ है 204, उसमें भी पढ़ लेंगे मिस फायर के बारे में। ठीक है, मिस फायर होता है कि आपने होल में चार्ज किया पर वो ब्लास्ट नहीं होता। ठीक है, ऐसे फायर को क्या कहते हैं, मिस फायर। ठीक है, मीन्स द फेलियर एक्सप्लोर एंटायर चार्ज एक्सप्लोजिव शॉर्ट होल एंड ब्लास्ट होल। ठीक है, मतलब आपने एक्सप्लोजिव को चार्ज तो किया पर वो क्या हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिस फायर। फिर मंथ, मंथ का माइंस की भाषा मंथ का मतलब होता है 1 महीने का समय, 30 डेज कैलेंडर ईयर से लिया जाता है। ऑफिशियल पर्सन क्या होता है, इसको देख लेते हैं, आता है। ऑफिशियल में द पर्सन अपॉइंटेड राइटिंग ओनर एजेंट, जिसको भी ओनर एजेंट मैनेजर ने अपॉइंट किया है और कोई ड्यूटी दी हो। ठीक है, सुपरविजन के लिए या किसी काम के लिए कोई भी ड्यूटी दिया हो और उसको अपॉइंट किसने किया हो, ओनर एजेंट या मैनेजर ने। इंक्लूडिंग द असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओनर, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर, ये सभी क्या होते हैं, अपने ऑफिशियल पर्सन होते हैं। क्वेश्चन भी बनता है ना, कि ओवरमैन क्या है तो ऑफिशियल है, असिस्टेंट मैनेजर भी क्या है, ऑफिशियल है, मैनेजर भी क्या है, ऑफिशियल है ना, ये सब ऑफिशियल पर्सन है। वेंटिलेशन ऑफिसर भी क्या है, ऑफिशियल पर्सन है। सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज भी ऑफिशियल पर्सन होता है और डस्ट इंचार्ज भी ऑफिशियल पर्सन होता है। ठीक है, ओवरमैन तो होता है, सरदार तो होता है और इंजीनियर तो होता है और सर्वेयर भी अपना क्या होता है, एक ऑफिशियल पर्सन होता है। ऑन सीटर क्या है बताया। ठीक है, जो शाफ्ट है इंक्लाइन के बॉटम में बैठता है और सिग्नलिंग देने का काम करता है। ठीक, ओवरमैन के बारे में आगे रेगुलेशन में भी दिया है। ठीक है, ओवरमैन क्या होता है तो उसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपॉइंटेड बाय मैनेजर उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, और ओवरमैन की ड्यूटी क्या होती है तो माइंस को सुपरविजन और कंट्रोल करने का काम करता है। ये काम किसका होता है, माइन ओवरमैन का, ये भी आता है। ओवरमैन के 2 काम होते हैं, सुपरविजन करना और कंट्रोल करना माइंस को। ठीक है, 2 काम, सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये काम किसके होते हैं, अपने ओवरमैन के होते हैं। परमिटेड एक्सप्लोजिव आपको पता है, जिसको चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव किया गया, वो क्या होता है, परमिटेड एक्सप्लोजिव, जो कि 5 P1 P2 P3 P4 एंड P5, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चर सच टाइप चीफ इंस्पेक्टर, जिसको चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव किया गया हो, ऐसे एक्सप्लोजिव को परमिटेड एक्सप्लोजिव कहते हैं। पाइपलाइन मीन्स द पाइपलाइन लेड बिगेन द माइन पर्पस फॉर द पंपिंग एंड सप्लाई ऑफ। ठीक है, पाइपलाइन मतलब पाइप जो अपन ने माइंस में वाटर को बाहर निकालने, अंदर भेजने, सप्लाई के लिए लगाई गई है। सैंड स्टोन के द्वारा मटेरियल को फिल करने के लिए एंड अदर पर्पस। एक्सट्रैक्शन कोल माइन मिथेन, कोल माइन मिथेन मतलब निकालने के लिए। एबेंडन माइन मिथेन वही। ठीक है, वो सभी क्या होती है, पाइपलाइन। पाइपलाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ दिया हुआ है यूँ ही। प्रिंसिपल ऑफिसर मीन्स द सीनियर मोस्ट माइन ऑफिसर, डिसिप्लिन ड्यूटी इन द माइन। ठीक है, सबसे सीनियर पर्सन को अपन क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफिसर, खदान में जो सबसे सीनियर पर्सन होगा। पब्लिक रोड मीन्स द रोड मेंटेन पब्लिक, जो लोगों के आने जाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है। क्वार्टर मीन्स क्या होता है, ये आता है।